तो आज का पॉडकास्ट बहुत खास रहने वाला है महिलाओं के लिए खासकर। क्यों? क्योंकि हर महिला को लगता है कि हमारे बीच से कोई महिला निकलकर आगे एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां से वो उनकी समस्याओं का समाधान करा सकें। और आज मैंने ये पॉडकास्ट खासकर इनके साथ इसीलिए रखा क्योंकि मैं चाहता था कि महिलाओं को लेकर जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, पॉलिटिक्स को लेकर जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, काम को लेकर जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, ऐसा कोई चेहरा जो बेबाक तरीके से आपकी आवाज रखें, तो आज उनको हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है। चित्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू ललित जी, आपका भी और कुछ कहूँ खबरों का भी और आपके सभी दर्शकों का। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर टुडे। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? और मुझे पता है कि आपकी थोड़ी तबीयत नासाज है, फिर भी आप आई हैं और आपका धन्यवाद बनता है। कहाँ से आती है इतनी हिम्मत? मैं ये कहूंगी जी, एक तो आपके बुलावे से आई। आप यू वर सो पेशेंट, और मेरे को पता है कि हमारी ये पॉडकास्ट काफी पहले शेड्यूल थी और कुछ कारणों से फिर तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं ना आ पाई, बट यू वर सो ग्रेशियस अबाउट इट। तो मुझे लगा कि भाई ये हिम्मत तो करनी पड़ेगी। और वैसे डे टू डे लाइफ में मैं कहूंगी कि सेम वे जो साथी होते हैं ना, वैसे तो पॉलिटिशियंस के बारे में हर तरह के मजाक कहे जाते हैं जी। लेकिन ये सच है कि कोई राजनीति में हो तो उसकी खुराक लोग होते हैं। और जब आप लोगों से मिलते हो और प्यार मिलता है और आशीर्वाद मिलता है जी। तो जैसे कहते हैं ना कि दिक्कतें कम हो जाती हैं, तबीयत ठीक हो जाती है। जी। तो वहीं से मैं समझती हूँ हर चीज की हिम्मत साथियों से आती है। साथियों से आती है। एक बार जर्नी की बात कर लेते हैं। वैसे तो बहुत लोग आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, पर फिर भी जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, कहाँ से सफर शुरू हुआ था? स्पोर्ट्स प्लेयर रही हैं, फिर डिजाइनिंग में गई हैं। एक बार शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, सफर शुरू हुआ एक पॉलिटिकल फैमिली में। मेरे पिताजी एक यूथ कांग्रेस के स्ट्रगलिंग बहुत एंथुजियास्टिक यंगस्टर थे जब मैं पैदा हुई थी। और बहुत ज्यादा घर में लोग आते थे। राजनीति कभी नहीं है, कभी हमने बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी की चर्चाएं ना सुनी हो, पर ये जरूर होता था बचपन में आंख खुलती थी सवेरे सवेरे सर्दियों में तो कोई ना कोई कंबल लेके बुक्कल मार के कोई बड़ा ताऊ जी बैठे होते थे और पापा जी से काम डिस्कस हो रहा था और हम बिस्तर में वहीं सो रहे होते थे उनके साथ। तो वहां से शुरू होते हुए मैंने एजुकेशन अपनी बोर्डिंग स्कूल्स में भी करी, स्पोर्ट्स स्कूल राय में। वहां से बहुत ज्यादा अच्छा फोकस स्पोर्ट्स पे था, तो जिम्नास्टिक्स से शुरू करी, ज्यादा लंबे हो गए। कुछ दिन वॉलीबॉल, बास्केटबॉल खेली। बास्केटबॉल कोच ने कहा मैं लड़कियों की टीम नहीं तैयार करूंगा। बगल में वॉलीबॉल थी तो कोच ने कहा तुम बहुत लंबी उधर आओ, इधर खेलो। तो दैट्स हाउ वॉलीबॉल स्टार्टेड और मुझे इंडिया खेलने का उसमें मौका मिला। नेशनल लेवल पे चैंपियनशिप्स करी। और मैं आर्ट में, डिजाइन, ड्राइंग में अच्छी थी तो एनआईडी का एग्जाम दिया और बायो के पीएमटी होने से पहले उसका रिजल्ट आ गया। तो मैं ये सोचते हुए कि डिजाइनिंग आसान होगी, मैं बायो छोड़ के उस वक्त डिजाइनिंग में चली गई एनआईडी अहमदाबाद। बहुत ही अलग तरह की एजुकेशन थी, एक्सपोजर था। वहां से कुछ साल बैंगलोर, कुछ साल दिल्ली जॉब किया। आई गॉट मैरिड और जब मैं अपना फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी तो मैंने उस टाइम सबैटिकल लिया और वो सबैटिकल लंबा होता चला गया। और जब मेरी बेटी 1 साल की हुई और मैंने सोचा अब मैं गुड़गांव जाके काम शुरू करती हूँ, तो उस दौरान अंबाला में एक छोटा सा निकाय का चुनाव आ गया। मेरे पिताजी के 4 बच्चे थे, मैं सबसे बड़ी थी और एक सवाल लटका ही रहता था कि चौधरी साहब आपके बाद कौन आएगा, किसी को तो लाओ। मेरे फादर ने कभी नहीं पुश करा। मे बी ही न्यू कि पॉलिटिक्स कितनी गंदी है। ही न्यू, ही वांट। जब उन्होंने मुझे, जब सबने कहा कि ये कर लेगी, क्योंकि मैं साथ रहती थी, मैं उनके साथ जुड़ी रहती थी। स्पीच करनी है स्पीच, लेटर लिखना है लेटर, तो अंकल भैया सबको तो जानते ही थे। तो जब निकाय का चुनाव आया सबने कहा जी इससे आप एमसी लड़वा दो। तो हमने कहा हम तो काम कर लेंगे, एनीथिंग क्या है, हम प्रोफेशनल हैं, हम मॉडर्न हैं। मेरे फादर ने बहुत बार बोला कि चित्रा बहुत मुश्किल लाइफ है, देख के आना, बहुत मुश्किल लाइफ है। वो वार्निंग देते रहे पर हमें कुछ आइडिया ही नहीं था। वो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो बस वैसे करके मैं 2013 में एक एमसी का चुनाव लड़ी, जीती। वार्ड नंबर 16 से। 16 से, बिल्कुल सही बात। एंड 16 में मेरे खिलाफ मैंने सोचा था बात होएगी प्रेजेंटेशन की, स्पीचेस की, काम की, प्रोजेक्ट्स की। बात सिर्फ ये हुई कि जिसपे मैं चुनाव हारने लगी कि ये तो गुड़गांव रहती है, ये तो वहां चली जाएगी, तुम अपना फार्म साइन कराने गुड़गांव जाओगे। बस मुझे उस पर रियलाइज हुआ मैं तो इस पे चुनाव हार गई, फार्म साइन करने पे। मैं क्या करूंगी वो तो दूर। बस फिर मेरा पूरा चुनावी स्पीच एक तरफ, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। और जब जीती तो पापा ने कहा अब तूने लोगों को मौका नहीं देना कहने की कि चली गई। तो बस मैं 2013 से फिर अंबाला में स्टेशन हो गई। बच्चे भी वहीं पढ़े। 2016 में मेरे को बेबी बॉय हुआ
फिर उसके बाद धीरे धीरे महिला कांग्रेस में किसी ने खींच लिया, पापा ने हम्म, नहीं धकेला। हम्म, सुमित्रा चौहान जी हमारी प्रदेश अध्यक्ष होती थी, उन्होंने धकेलते धकेलते उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस में डाला। जब मैंने डिजाइन आइडेंटिटी, काम क्या दे इसको यही नहीं पता, चलो हम्म, मीडिया दे दो, सोशल मीडिया दे दो। तो इस तरह से जर्नी होती रही। मैं नेशनल महिला कांग्रेस में नेशनल जनरल सेक्रेटरी रही। 19 के चुनाव में मैंने दावेदारी करी। पिताजी एमपी लड़ चुके थे और उन्होंने कहा कि भाई मैं विधानसभा से तो अब हाथ जोड़ता हूँ, हम्म, मेरे को पार्टी ने मौका दे दिया। और सिर्फ एक टिकट मांगी थी हमने कैंट से, उसको डिनाई कर दिया गया। हम्म, और डिनाई करा गया तो बगल की सीट से भी जिन्हें जो टिकट मांग रहे थे वो भी यूथ कांग्रेस के हुआ करते थे, उनकी भी कट गई। तो पिताजी ने उन्हें कहा भी देखो जो तुम्हारा फैसला हो। तो मैं तो लड़ रही थी, उन्होंने कहा भाई तुम भी लड़ लो, मैं तुम दोनों की मदद करूंगा। तो उन्होंने पापा को बोला कि जी मेरे चेहरे पे लोग इकट्ठे नहीं होंगे, हम्म, आप आइए मैदान में। और एक बहुत अजीब, कहते हैं ना किस्मत का एक अजीब हालात बने हम्म, कि पिताजी जो सिटी को सोच भी नहीं रहे थे उस वक्त, हालांकि सिटी में उनकी पुरानी विधानसभा का एक टुकड़ा था। हम्म, किसी टाइम पे वो 2004 तक का चुनाव नग्गल से लड़े थे, 2006 डिमिलिटेशन में नग्गल के कई टुकड़े कर दिए और 4 विधानसभाओं में उनकी एक विधानसभा उत्तरी हरियाणा से डिसॉल्व कर दी कि भी हम्म, निर्मल सिंह जी का आधार ही ना रहे। हम्म, पर वो उस वक्त 19 में लास्ट मिनट सिटी गए लड़ने, और हम दो, कुछ ऐसा सिस्टम बना कि हम दो इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में खड़ा पाया अपने आप को, दोनों लड़े, दोनों जगह बहुत अच्छा चुनाव रहा। ही ऑल्सो केम सेकंड, वो तो बहुत छोटे मार्जिन से रहे, मैं भी हम्म, सेकंड रही। और फिर हमारा एक इंडिपेंडेंट जर्नी रही क्योंकि हम्म, कोरोना आ गया था। हम्म, चुनाव लड़ते ही दो विधानसभाओं में हम बंद हो गए। हमने अपना एक फ्रंट बनाया, रूपरेखा दी, बहुत कोरोना में जन सेवा का काम किया। किचन चलाना, पीपी किट्स देना, स्टीमर्स देना, हेल्प करना, मेडिसिन। हमारे टीम ने एक ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर निकाला उस हम्म, वक्त, किसी को भी अंबाला में अगर गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था तो नाइस। दिन रात चलते थे। और हमारे लड़कों ने उस वक्त प्लाज्मा और ब्लड का भी एक पूरा कैंपेन चलाया। तो वो सब हमने एक रूपरेखा के तहत करा, जो हमारा इंडिपेंडेंट फ्रंट था उसके तहत करा। और जब कोरोना खत्म हुआ उस वक्त पॉलिटिक्स उभरी, और मेरे चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मेरी मदद करी थी, उनसे बातचीत थी, उन्होंने कहा आओ आओ आओ। और हम ही थे, मेरे पिताजी कभी मेरे ख्याल से इतने किसी उस मूड में नहीं थे उस वक्त कि हम कहीं जाएं या क्या करें, तो हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। 2 ढाई साल उनके साथ बहुत अच्छा काम किया। हम्म, और पिताजी का एक 50 साल का इतिहास, रिश्ते थे। हमने रियलाइज करा कि हमारे जो साथी और कार्यकर्ता थे उनका भी मन था। तो 24 जनवरी में हमने कांग्रेस वापस ज्वाइन करी। हम्म, फिर आगे की तो आपको पता ही है कि एमपी हमने बहुत अच्छे से जितवाया अपने यहाँ से, कांग्रेस एमपी। और जब विधानसभा आया तो उस वक्त फिर 2 टिकटों की दावेदारी थी, एक वादे पे थी। हम्म। और उस वक्त प्रधान जी को टिकट मिल गई, मेरे पिताजी को, मुझे नहीं मिली। और मैं कहूंगी कि हमने वही किया जो हमने 19 में करा था। पर कभी बात की आपने, कभी हाईकमान से पूछा कि किस वजह से टिकट काटी गई? अनफॉर्चुनेटली, या आप कहें बाय चांस, दोनों बार कोई हाईकमांड से बात नहीं। फीडबैक गया उन्हें बहुत। या ये हो सकता है कि उनके माइंड में हो कि इनके पिता को दे दिए तो इनको क्या जरूरत है, ऐसा कुछ? देखिए 19 में तो पिताजी ने मांगी नहीं थी, हम्म, तब क्यों काटी? मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी थी महिला कांग्रेस की, मैं नेशनल सोशल मीडिया हेड थी महिला कांग्रेस की। महिला कांग्रेस का लोगो भी आप? लोगो मैंने उसी टाइम, एक मतलब क्या, मतलब कुछ एक साल पहले राहुल गांधी जी से लॉन्च करवाया। हम्म, सब कुछ मैं कर रही थी उस स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर की कैंपेन्स डिजाइन कर रही थी, एग्जीक्यूट करवा रही थी। तो उस वक्त क्यों काट दी? तब हम्म, तो एक ही मांगी थी, तब तो दो नहीं मांगी थी। और अब जब हमने 24 में ज्वाइन करा तो ये था कमिटमेंट कि एक, श्योर, और दूसरी पे अगर सर्वे पे आया तो इस बात पे टिकट नहीं कटेगी कि एक परिवार के हो, हम्म, ये अश्योरेंस था। हमने भी किसी का हक मार के, किसी की कलाई मरोड़ के, 2 टिकटों की कसम दिलवा के नहीं करा था। हमने भी अपने आप को मेरिट के लिए मैदान में उतारा। हमने कहा जी आप हमारा इम्तिहान लेना। और मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि कोई भी मेरिट खंगाल लो आप, 24 के चुनाव की विधानसभा में अंबाला कैंट से मेरे ऊपर किसी की मेरिट नहीं आई होगी। तो फिर भी काट दिया। और फिर एक डिसीजन था साथियों का और हमारा सबका, हालांकि बड़ी अजीब स्थिति थी, पिताजी कांग्रेस में थे और मैं कांग्रेस की बगावत कर रही थी। हम्म। बट उन्होंने कभी प्रेशर किया? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर जरूर आया होगा पार्टी हाईकमान से।
उन्होंने कभी प्रेशर किया कि चित्रा मत कर, या मेरे पिताजी ने मेरे को लाइफ में किसी चीज के लिए प्रेशर नहीं करा। हम्म, शादी कहाँ करनी है इसके लिए भी प्रेशर नहीं करा, कब करनी है इसके लिए भी प्रेशर नहीं करा, पॉलिटिक्स में आना है इसके लिए नहीं करा, नहीं आना है इसके लिए नहीं करा। महिला कांग्रेस में हम दिन रात चलते थे, गुजरात तक घूमते थे, कब आ रहे हो कब जा रहे हो, कभी प्रेशराइज नहीं करा। इस फैसले में भी उन्होंने, मुझे ये याद है कि जब वो आए तो दूसरी बार फैसला मेरा नहीं टीम का था, हम सब एक कमरे में थे, बहुत इमोशनल थे, सबका एक स्वर था चुनाव लड़ेंगे। मैं चुप बैठी थी, पापा पीछे से आए, उन्होंने कहा देखो आप लोगों का फैसला है। चित्रा जी, एक चीज मानने वाली है कि आप अपने जो समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, उनको जिंदा रखने के लिए भी चुनाव लड़ना बहुत जरूरी होता है। बहुत बार जरूरी होता है जी, हार बहुत जीत जरूरी। मायने नहीं रखती है, पर आप सुन रहे हैं, आपको लोग सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो आपसे शायद दूर हो जाएंगे। 100% हो जाते हैं जी। और वो लोग में से सिर्फ चुनाव नहीं लड़े थे, 5 साल 10 साल पिछले एक एक गड्ढे पे जब मैंने जुलूस निकाला, यात्रा निकाली, प्रोटेस्ट करा, एक एक करप्शन का मुद्दा उठाया, वो लोग साथ खड़े हुए थे, हम एक टीम थे। हमने अपना एक, मैं कहूंगी मैं ऑनर्ड थी कि उस टीम ने मुझे अपना चेहरा बनाया। पर इतने सारे लोग थे, इतना हमारा, हमने मेहनत भी करी थी, कमिटमेंट करी थी, एक एक कार्यकर्ता ने एक एक वोटर से अपने इलाके में एक जुड़ाव करा था, तो हर किसी को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। और क्या ये जुड़ाव ऐसा होता है कि चल ये नहीं तो उठा के ले चेहरा बदल दे? मैं समझती हूँ कि उस वक्त ये बात सबको बड़े पर्सनल लेवल पे महसूस हुई, और पार्टी ने हमें कोई मौका ही नहीं दिया। जस्ट ग्राउंड पे करते तो कुछ भी मतलब वो था। जैसे आप स्पोर्ट्स प्लेयर रही हैं ना, तो 2 चुनाव हार गई हैं, और हम्म। उसके बाद भी हिम्मत आज वैसे की वैसी बनी हुई है। तो वो कहीं रिलेट होती है कि स्पोर्ट्स प्लेयर में एक जो जुनून होता है वो पॉलिटिक्स में काम आ रहा है? जब हम स्पोर्ट्स में थे ना, जी, तो कोच हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बोला करते थे, बोलते थे, हम जी। भी बोल देते थे। समझ नहीं आया मुझे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पॉलिटिक्स करने के बाद समझ आई, नॉट द अदर वे अराउंड। अब भी हार गए जीत गए, मैं आपको दिल से कहूं, मुझे इस बात का मायना नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा साथ, मेरी कमिटमेंट, मेरी जवाबदेही उतनी ही है। हम्म, अभी भी कितने मुद्दे हैं जिसपे हम बहुत ज्यादा डिटेल्ड अपना ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, और मैं एक ही बात समझती हूँ कि जीते नहीं तो क्या काम नहीं करेंगे क्या? क्या जीते नहीं तो इसलिए कि अगर एक अच्छा आइडिया है तो उसे दबा के बैठे रहेंगे कि भाई अगर किसी की मदद होती है तो लेट्स डू इट टुडे। पर एक आप तक ये फीडबैक थोड़ा पॉजिटिव भी रहेगा आपके लिए कि ऐसा ज़रूर कहा जाता है कि अनिल विज को कोई अगर हरा सकता है तो वो चित्रा है। ये कभी आपको सुनने को मिला? कभी ऐसी बात सुनने को सुनने मिली? को मिली 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 हुँ, मिली। मैं कहूंगी अनिल विज जी को और उनकी टीम को कोई टक्कर दे सकता तो वो मैं और मेरी टीम है, हुँ। अकेले उसमें नहीं है। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड जी। फिर कमी कहाँ रह जाती है चित्रा जी हर बार? क्योंकि आप प्लानिंग, प्लॉटिंग में ज़्यादा प्लानिंग एक्टिव प्लॉटिंग में रहती हैं। कमी है। पर हम आप तो खुद जब आप कर सकती हैं, कैंपेनिंग सँभाल सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, तो फिर अपने चुनाव में कहाँ कमी रह हम जाती है? ना पॉलिटिकल प्लॉटिंग और प्लानिंग थोड़ी सी कम करते हैं। हम ये सोचते हैं शायद ये मेरा एक प्रोफेशनल फील्ड, पुराना एक्सपीरियंस या हुँ, एक माइंडसेट रहा हुँ, कि भाई हमने मेहनत करी है तो हमें तो मिलेगा ही। हुँ। अगर मैं इस माइंडसेट से शायद आर्मी में होती तो मैं बहुत बढ़िया करती है, किसी कंपनी में होती, सर्विसेज में होती। जैसा कॉमनवेल्थ में किया आपने? हाँ मतलब चलो वो तो दैट वाज अ प्रोजेक्ट। एक सिंप्लिसिटी रही शायद हुँ, कि हमने काम किया है, उन्होंने वादा करा है, वो देख रहे हैं, कोई देख रहा है हमें, हुँ। अंधेर नहीं होगा। तो वो शायद सिंप्लिसिटी मैं समझती हूँ। मे बी आई एम नॉट पॉलिटिशियन इनफ, हुँ। आई एम प्रोफेशनल इनफ, मैं एथिकल इनफ हूँ, मैं सब कुछ इनफ होंगी, मैं पॉलिटिशियन इनफ अभी नहीं थी। फिर चलिए इसी पर एक सवाल है मेरे पास आपके लिए कि अ, लोग अभी भी निर्मल सिंह की बेटी के नाम से जानते हैं, चित्रा की अलग पहचान बन गई है? ये तो आप मुझे बताओगे, आप ग्राउंड पे रहते पर हो। आपको क्या लगता है? देखो जी, मैं समझती हूँ मैं निर्मल सिंह जी की बेटी से ज्यादा हुँ, मशहूर अब अम्बाला की बेटी के हुँ। नाम से हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। और मुझे उसका गर्व भी होता है, और उसकी, मैं समझती हूँ उसका एहसास भी होता है उसकी जिम्मेवारी का। एक एक बुरा समय भी आया आपके ऊपर जब आपके सुपुत्र बीमार थे। यस यस करने। वो फैसला अपने आप में एक महान है। मतलब ठीक है, हर माँ-बाप अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पर एक महिला होने के नाते आपने अपना लीवर डोनेट हाँ किया। जी हाँ जी हाँ जी। क्या थी वो जर्नी, एक बार प्लीज़ अगर उस पर बात करना चाहें? देखिए, मैं इस जर्नी के बारे में बात करना चाहूंगी, और वो इसलिए नहीं कि भी कुछ मेरे साथ ट्रॉमेटिक हुआ है, क्योंकि मुझे उस हुँ, जर्नी में सबसे बड़ा जो झटका लगा था वो इससे लगा था कि हमारी अवेयरनेस पूरी नहीं थी। बहुत बार बच्चों को रेयर डिसऑर्डर्स होते हैं और हम नॉर्मल लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं करते, और डायग्नोस लेट होता है। एक आम पीडियाट्रिशियन
उम्मीद नहीं कर रहा होता, और हमारे साथ भी यही हुआ। उसका बाइल डक्ट ब्लॉक्ड था। अब मुझे डॉक्टर ने बोला, चित्रा भगवान ये रेत फेंकता है, किस पे ये दाना गिर जाए किसको पता, कह रहा है। तो वो उस बच्चे का बाइल डक्ट ब्लॉक था। ही वॉज हेल्दी, ही वॉज फाइन, ही वॉज ईटिंग, सब कुछ ठीक था, कुछ चीजें ठीक नहीं थी। मैं ये कहूंगी कि भगवान ने उस वक्त मेरे दिमाग में एक इंस्टिंक्ट रखा। मैं अपनी मदर को बोलती रही, मम्मा कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। अब वो डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे बचपन में मेरे टीके लगाए थे। वो जब मुझे देखते थे तो उन्होंने मुझे प्यार से बोला, चित्रा तू ना पागल है, तेरा बच्चा ठीक है, घर चली जा। बट कुछ गड़बड़ थी, समथिंग वाज नॉट फीलिंग राइट, और हम लेट हो गए पकड़ने में। बिलरी एट्रीजिया की जो वो प्रॉब्लम थी, बस उसमें फिर एक उलझन, दो उलझन, देन वी रियलाइज्ड कि लिवर ट्रांसप्लांट होता है, वो बम्ब था। तो उन्होंने कहा जी एक ऑपरेशन पहले करा के देख लो। तो मैंने सोचा बम से बचने के लिए गोली खा लेते, तो हमने एक ऑपरेशन भी बीच में करा जो जरूरत नहीं थी। अगेन लैक ऑफ अवेयरनेस। थोड़ा सा मैं इसीलिए चर्चा करती हूँ कि इन बातों की चर्चा भी होनी चाहिए। और हम उसके बाद लिवर ट्रांसप्लांट में गए, एक बहुत महंगा ऑपरेशन होता है, और एक ऐसे बच्चे पे आया जिसके कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम नहीं थी, उसने कोई शराब पी के खराब नहीं किया, उसने कुछ नहीं करा। और उस वक्त रियलाइज हुआ कि बहुत से लोग हैं जो गरीब होते हैं, और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स में सरकार की मदद जरूर होनी चाहिए, जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स इस तरह से बच्चों में आ जाए, जो कि जिसके लिए वो जिम्मेवार नहीं है। तो मैंने, मतलब हम तो कर रहे थे, मैंने वो परिवार भी देखे जो चप्पल और ऐसा लग रहा था मजदूर की साड़ी पहन के बैठा है, बोला नहीं जा रहा। मैंने कहा तुम, बच्चे का इतना बड़ा पेट, मैं भी रो रही थी, बच्चा लेके वो भी रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ, लेट हो गए? कहती पैसा नहीं। तो मैंने कहा अब पैसा कहाँ से, ऐसे बात कर रहे हैं हम। तो मुझे कह रही है सीएम फंड, पीएम फंड। तो मुझे रियलाइज हुआ, पर वो बहुत दुख की बात थी कि वो बच्चा जब तक फंड जुड़ा, वो बच्चा ट्रीटमेंट के लायक नहीं था। दे लॉस्ट द बेबी। और मुझे याद है, मतलब हम ऑपरेशन करा रहे थे अस्पताल में, मैं उन माँ बाप के साथ बैठी हुई थी, यू नो। सो देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, एंड इस लड़ाई के अंदर कई बार आपको फील होने लगता है ना, वेरी लकी, सब कुछ तो ठीक है, आप हेल्दी हो, माँ बाप ठीक है, बच्चे ठीक है, तो यू नॉट प्रिपेयर्ड। बट इस लड़ाई में मैं समझती हूँ मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम वाज माय मदर। और एक पंडित जी ने मुझे आके बोल दिया कि आप ना टेबल पे मत लेटना, उठोगी नहीं, आपने तो पता नहीं कितने बच्चे, कहता है, पालने हैं, आप तो जगत माँ बनोगी। तो मैं मम्मा को ना बोला, ऐसा बोल रहे, मम्मा ने कहा चित्रा जो अपने बच्चे की माँ नहीं बनेगी तो वो दुनिया की क्या बनेगी। एंड शी जस्ट सेड वन थिंग, वो कहते हैं ना, यू शैल मीट योर डेस्टिनी ऑन द पाथ यू टेक टू अवॉइड इट। उसने कहा चित्रा अगर बचने की कोशिश करेगी तो कहीं और कुछ खड़ा होगा, जो कर्म है ना वो करो। एंड मैं इतनी फ्री थी उस दिन, हम जब गए हैं, हम इतने पॉजिटिव उसमें गए, इतने हंसते खेलते हमने ट्रीटमेंट कराया, गॉड्स ग्रेस, मतलब भगवान का आशीर्वाद है। बट माई स्ट्रेंथ वॉज माई मदर एंड कॉमन सेंस, और एक बड़ा, एक सिंपल आस्था में विश्वास भी, कर्म करो बाकी तो भगवान देखेगा। इतनी हिम्मत, तब भी आप इतनी स्ट्रांग थी उस फेस में भी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक माँ मुश्किल के लिए अपने बेटे को ऐसे देखना, तब भी आप ऐसे स्ट्रांग रहती थी। बिकॉज मैं आपको बता रही हूँ, मेरी माँ थी, मेरी माँ ने जिस दिन मैंने उन्हें कॉल करके बताया, मैंने एक दिन उन्हें रोते हुए नहीं सुना। वो दिल्ली आई मेरे पास, हालांकि मैंने उन्हें बोला आप आना मत, वो आई। तो मुझे बाद में पता चला, जिस दिन मैंने बताया वो मंदिर में पूजा कर रही थी। तो उन्होंने, वो कहती कि चित्रा मैं उस दिन रोई, और मैंने उस दिन कहा भी रोने से कुछ नहीं होगा, हम कहती मैं अपना सिस्टम सारा क्लियर कर दिया। एंड वी वर ऑल लाइक दैट आफ्टर दैट, एंड माय फैमिली सपोर्टेड, सब सब इकट्ठे हो गए। एंड मतलब मुझे ये भी याद है, हमारे कितने कार्यकर्ता को, साथी को, पापा के दोस्त, तो वो मुंह देखे क्या है, उदास क्यों है आज ये, यू नो। और सो सब बिल्कुल, सो हाउ डू यू फॉरगेट दैट, यू नो। तो इस तरह के रिश्ते होते हैं, एवरीबडी है। पर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि बुरे से बुरे हालातों में भी कैसे लड़ना है, कैसे स्टैंड बहुत करना। कुछ। मैं ये कहती हूँ कि मुश्किलें आपको तगड़ा करती हैं, और सच में करती हैं। मैं कहती हूँ मेरी जो पहली बेटी थी, पहला बच्चा था, शी वॉज परफेक्ट, और उसको छींक लग जाती थी ना, मैं रात रात नहीं सोती थी, मैं इतनी वीक हो गई थी। और यहाँ एक बच्चा था जिसको मुझे पता था ही माइट नॉट लिव, तो कुछ नहीं था, बस वो जब अपने अंदर खोद खोद के कुछ निकालते ना भी क्या सामान है, किससे लड़ाई लड़े, तो हिम्मत उधर ही खोद के निकली कि भाई करना पड़ेगा। एंड यस, जब आप किसी भी सफर से गुजरते हो, ये हर इंसान के लिए, आप बदल जाते हो। आपने वो लड़ाई कैसे लड़ी, वो लड़ाई आपको बदल देती है, बहुत एंड कुछ सिखा जाती बहुत है। कुछ सिखा जाती है। अब कोई कहे कि आप जीत गए, कि आप हार गए,
नहीं, आई कैन जस्ट से वी फॉट वेल, बस दैट्स इट। और मुझे लगता है कि इतनी हार के बाद भी आपने हार नहीं मानी, वही कारण है कि स्पोर्ट्स प्लेयर रही हैं और इतना कुछ देखा है और फिर भी स्टैंड कर रही हैं, तो ये नहीं, बड़ी। मेरे को अब पता चला ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। हम्म। मैं स्पिरिट लेके नहीं सीखी कि ऐसे होना चाहिए। हम्म। और ये स्पिरिट इसलिए है, जैसा मैंने कहा कि कुछ मुश्किलों में मुझे परिवार मिला और कुछ हर मेरी पॉलिटिकल मुश्किल में मुझे साथी मिले। आज वो खड़े मिट्ठे मिलते हैं, हंसते हैं, अंबाला की बेटी बोलते हैं, हमारी नेता बोलते हैं। मुझे लगता है इतने बड़े इंसान मुझे अपनी नेता बुला रहे हैं, हम्म। सो वहां हम्म। से आती है सारी बात। 2024 का जब चुनाव का रिजल्ट था हम्म। और वो एक एक विश्वास होता है कि जीतना, इस बार तो बहुत मेहनत करी है और फिर रिजल्ट कुछ हो रहा था, वो क्या फेस था चित्रा जी? मतलब उसको एग्जैक्ट वो क्या मोमेंट थी, वो जानना चाहते हैं। जी, वो एग्जैक्ट मोमेंट इतनी स्ट्रेसफुल थी, शायद मैं तो इमोशनली हैंडल इजीली नहीं कर पाती। हम्म। और ऐसा ही एंटी एलर्जी का दिन था, एंटी एलर्जी की गोली खाई, बैठे रहे। हम्म। बट शुरू में अराउंड हाफ वे थ्रू में पता चल गया था कि रुझान क्या रहेगा। तो इससे पहले कि मैं टीम से बाहर जाके मिलती, उससे पहले माइंड बन गया था। पर यह था कि हम तो खाली हाथ उतरे थे, हमारे साथ तो हो लिया था। मेरे लिए सबसे बड़ा झटका टिकट ना मिलना था। हम्म। लोगों ने जितना वोट दिया वो तो बहुत बड़ी थपकी थी हमारे लिए। मतलब हम नहीं मानते हम हारे। वी डिड वेल। हम वो लोग थे हम्म। जिनके पास कुछ नहीं था, बहुत कुछ मिला हमें। आम आदमी पार्टी ज्वाइन की आपने, और मेरा ऐसा मानना है कि वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा। चित्रा सरवारा का नाम जो ग्रैंड हुआ, ब्रॉड हुआ, वाइड हुआ, वो आम आदमी पार्टी से हुआ, आपको लगता है? 100% हुआ जी। आम आदमी पार्टी ने मुझे बहुत स्कोप दिया था, प्लेटफॉर्म दिया था। हम्म। एंड सुशील गुप्ता जी एंड टीम एंड अरविंद केजरीवाल जी एंड ऑल, हम्म। उन्होंने मौका भी दिया, पहचान भी दी। एंड मैं ये कहती हूँ हमेशा कि हमने जिंदगी में, हम क्या, प्रधान जी ने कभी किसी को छोड़ा नहीं। निकाले गए हैं, वो कांग्रेस से वो भी पहले निकाले गए हैं, मैं भी हम्म। निकाली गई हूँ। हम्म। लेकिन आम आदमी पार्टी को छोड़ना हमारा पहला फैसला था। जब ये क्या कारण रहे चित्रा जी? कारण ये रहे कि एक मेरे पिताजी का एक इतिहास था, हम्म। एक दिल और आत्मा होती है उनकी। एंड यस, मैं कहूंगी कि मैं उनकी बेटी थी और उनकी टीम मेंबर थी। हमारे तो मुखिया वही है ना। हम्म। तो जब ये फैसला हुआ तो बहुत सारी चर्चा रही, क्या करेंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली एक फैसला था। 50 साल के उनके रिश्ते थे और टीम मेंबर्स को भी लग रहा था कि जो लड़ाई है वो हम आगे कर सकते हैं। कुछ आम आदमी पार्टी के हरियाणा की जो टीम मैनेजमेंट और कैंपेन मैनेजमेंट उस टाइम तक आई थी, वो डीरेल सी होती लग रही थी। तो ये सारे के सारे जो कारण थे, तो ये थोड़ा महसूस हुआ कि सबको कि भी हमें कांग्रेस में चलना चाहिए, तो हम्म। हम कांग्रेस में गए। एक एक अंदर का क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के अंदर काम किया आपने बहुत अच्छे लेवल पर। क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी के साथ जो भी लीडर होते हैं, हम्म। चाहे मैं कुमार विश्वास की बात हाँ। करूं, योगेंद्र यादव की बात करूं, और भी बहुत बड़े लीडर्स हैं, और अब राघव चड्ढा की बात करें, क्या कारण है कि ये लीडर छोड़ जा रहे हैं? देखिए, आप हर लीडर का इतिहास खोलेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा हम्म। क्या कारण थे। देखो, हर लीडर का अलग कारण था। हम्म। कहीं पे मन भेद, कहीं मतभेद, कहीं कैरेट, कहीं स्टिक, हम्म। अलग अलग सिनेरियोस थे। एंड यस, आज की तारीख में एक किसी छोटे आउटफिट को सरवाइव करना मुश्किल है। चैलेंजेस होते हैं उसके, डेफिनेटली होते हैं। और मतलब ये तो मैं किस लिए वो सब गए, क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी को छोड़ के लोग जा रहे हैं? क्या किसी और पार्टी को छोड़ के लोग नहीं जा रहे? क्या हम्म। किसी और प्रदेश में नहीं हो रहा? तो मैं ये कहूंगी कि इसे आप एक पार्टी विशेष मुद्दा ना लें। पर चलिए, आपकी बात बहुत वैलिड है, पर एक रिसेंट हुआ, हम्म। राघव चड्ढा वॉज डूइंग गुड, आम जनता के दिलों में बस रहे थे, वो ऐसे मुद्दे उठा रहे थे, उनको एकदम से लोकसभा की उससे हटा देना, पार्टी से उससे हटा देना, तो इस पर आपको नहीं लगता कि उस पार्टी में कुछ कमी है? आपको क्या लगता है, क्या कारण रहे? देखिए, आज तो मैं कहूंगी कि आज कहीं पे भी कोई जा रहा है अगर, हम्म। एंड आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा एक्सोडस मेजोरिटी तौर पे बीजेपी की तरफ हो रहा है, जो मैं समझती हूँ बीजेपी के लिए भी शायद इतना अच्छा नहीं है। हम्म। इट्स नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन। मतलब इस पे भी मेरा एक पूरा एक व्यू है अपना। राघव चड्ढा जी मुद्दे उठा रहे थे। राघव चड्ढा जी एक नॉमिनेटेड लीडर थे, है ना जी। राघव चड्ढा जी ने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया और मैं समझती हूँ कि जो भी वो गए, इसके कारण पार्टी के नहीं रहे, पर्सनल ज्यादा रहे हैं उनके। देखो, अंदर के कारण तो वही बता सकते हैं। लेकिन वो गए,
इस पे मैं यही कह सकती हूँ कि आज पॉलिटिक्स इज व्हाट इट इज। जैसे हर त्योहार होता है, उसका अपना एक कायदा होता है। किसी में दिए जलाते हो, किसी में गिफ्ट्स देते हो, और एक त्योहार आता है होली का, जब कहते हैं बुरा ना मानो होली है। इसमें चाहे कीचड़ फेंक दो, टमाटर कर दो, कोरडे से पीट दो किसी को, कुछ कर लो। तो ऐसे ही हर हर लाइन है, उसका भी अपना कायदा है। किसी में आप सिपाही सीमा पे तैनात होता है, किसी के अंदर दफ्तर में होता है, कोई शिक्षा दे रहा होता है, और ऐसे ही फिर एक पॉलिटिक्स है। मैं कहूंगी बुरा ना मानो, पॉलिटिक्स है। यहाँ ये सब होता है, और ये होता है, इसका कोई एक कारण नहीं होता है। कई बार निजी होते हैं, कई बार जैसा कि मैंने कहा कि विचारधारा का फर्क हो जाता है, पीपल इवॉल्व, सिचुएशंस इवॉल्व। तो इसमें किसी एक तरह से जनरलाइज कर नहीं करा जा सकता इसके अंदर, पर मैं यही कह सकती हूँ कि भाई बुरा ना मानो, पॉलिटिक्स है, दैट्स इट। आम आदमी पार्टी पर आखिरी सवाल, फिर अगले आगे बढ़ेंगे। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो एक अरविंद केजरीवाल जी को न्यू प्रधानमंत्री देख रहे थे, वो ग्राफ बिल्कुल जीरो पर आ गया है, खत्म हो गया है जो? पॉलिटिक्स में कुछ भी जीरो नहीं होता है, एवरीबडी सर्वाइव्स। एंड पॉलिटिक्स का समय का चक्र होता है, काल चक्र होता है, एक आइडिया होता है पॉलिटिक्स। अरविंद केजरीवाल जी एक आइडिया को रिप्रेजेंट करते थे, कांग्रेस एक आइडिया को रिप्रेजेंट करती थी, बीजेपी एक आइडिया को रिप्रेजेंट करती है। जब वो आइडिया उस समय को मैच करे तो वो एक राइज आता है। उसके बाद पेरिफेरल जो है ना चीजें, कितने आगे कितने चले गए, क्यों आगे, मेजोरिटी बन गई घट गई, वो अलग बातें हैं। पर मैं समझती हूँ कि एक आइडिया था, उस आइडिया को जब बीजेपी तोड़ पाई दिल्ली में, तो वो दिल्ली को तोड़ पाए। अब ये देखना है कि पंजाब में उनका लास्ट बैस्टियन है, किस तरह से वो अपने आप को सरवाइव करते हैं। बट मैं समझती हूँ बीजेपी मतलब पॉलिटिक्स में कोई खत्म नहीं होता। एक टाइम था जब सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, आज बीजेपी छाई हुई है। एक टाइम था जब सब कांग्रेस छाई हुई थी, आज रिड्यूस्ड है। एक टाइम था जब आप किसी भी पार्टी को देखो, इनेलो को देखो, इसको देखो, बसपा को देखो, इट्स अ राइज एंड फॉल। ये बात मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। दुष्यंत चौटाला जी को मैं सुन रहा था एक बार, जब उनका क्या हाल हुआ, तो उन्होंने किसी पत्रकार से पूछ लिया कि क्या हाल हो गया अब तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, देवीलाल जी भी चुनाव हार गए थे, उनका भी बहुत विरोध हुआ था। तो ये विरोध, ये सपोर्ट सब चलता रहता है, हमें सिर्फ अपना काम करना है। तो शायद ये आइडियोलॉजी पर काम करते रहते हैं, तो शायद पार्टी चलती रहती है। पॉलिटिशियन सच में एक रिफ्लेक्शन है, एक प्रतिबिंब है, एक रिप्रेजेंटेशन है, सिर्फ नुमाइंदगी है नीचे के लोगों की, है ना। पर वो निभा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि हर कोई अपना एक ब्रांड लेके चलता है, उसका वो सपोर्ट बेस ढूंढता रहता है। जब सपोर्ट बेस मिल जाए और आइडियोलॉजी और समय और नेता मिल जाए तो उछाल आता है, वरना नहीं। क्या कारण है कि कांग्रेस लगातार हार देख रही है, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो राज्यों के चुनाव हो, हरियाणा की स्पेशली बात करें, क्या आप मेजर कारण मानते हैं? मेजर कारण मैं ये मानती हूँ जी, ग्राउंड से अब आवाज नहीं उठती कांग्रेस की, फीडबैक ग्राउंड से ऊपर नहीं जाता, कार्यकर्ता की ज्यादा सुनवाई नहीं होती, देख नहीं रहा कोई। अब ये भी आप सोचो कि हम पैराशूट कैंडिडेट्स दे देंगे, कुछ और कर देंगे, और आप कहीं पे भी देख लीजिए, अभी निकाय होके हटा है, कुछ तो मैं जानती हूँ कि जहां पता था कि टीम इस बंदे को सपोर्ट कर रही है, इसने काम कर रखा है, ग्राउंड फीडबैक सारा आ रहा है, लेकिन उसको हटा के वो टिकट किसी और को दे दिया गया। जिसका काटा वो इंडिपेंडेंट भी जीत रहा है, जिसे पार्टी टिकट दे रही है वो हार रहे हैं। मैं समझती हूँ कि कांग्रेस को अपना पुराना वर्किंग तोड़ के रिफ्रेश करना पड़ेगा। वो अभी भी एक साइकिल में घुसे हुए हैं कि हम ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही देते हैं, और हर चीज टिकट से लेके पद से लेके सब कुछ वैसे ही घूमे जा रहा है। दे आर इन अ स्ट्रेंज टाइम लूप जो अपने आप को रिपीट कर रहा है। गुटबाजी नहीं मानती बड़ा कारण? गुटबाजी भी उसी लूप का हिस्सा, से तोड़ नहीं पा रही ना। कांग्रेस अपना साइकिल तोड़ नहीं पा रही। इसमें सब कुछ है, इसमें गुटबाजी भी है, इसके अंदर पुराने धड़े जो चले आ रहे हैं, इसके अंदर संगठन का ना होना भी एक बहुत बड़ी बात है, इसके अंदर संगठन को ना सुना जाना, इसके अंदर निष्पक्ष फीडबैक के चैनल्स ना होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सब कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है जैसे यहाँ से निकलता है। क्या सही फीडबैक ऊपर जा रहा है, उसे किस इंटरेस्ट ने, कहीं पे किसी के हठ ने, कहीं किसी के गुस्से ने, कहीं किसी के मतलब ने क्या उसको रंग दे दिया। तो ये साइकिल कांग्रेस को ब्रेक करना पड़ेगा, कांग्रेस को जमीन पे जाना पड़ेगा, मुझे लगता है। वरना तो जैसा आप देख रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस गरजती है, बरसती है, छा जाती है, हवाएं उड़ जाती हैं, पर मुझे लगता है अब तो हो ही गया, पर वो फसल
कटती नहीं है, घर नहीं पहुंचती है। और क्या कारण है वो? जमीन पे ना होना, टीम का, वर्किंग का, काम का, सोच का। आप ये आपकी टिकट कटना भी गुटबाजी का शिकार हुए आप लगते हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ आइडियाज लगा सकती हूँ कि वो गुटबाजी का शिकार थी, वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार थी। क्या सच में वो किसी पॉलिसी का शिकार थी कि एक परिवार में दो टिकटें नहीं देते, पर एक परिवार में दो टिकटें दी जाती हैं ये भी एक। कारण है कि वहाँ गुट है, शैलजा गुट है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है, वहाँ शैलजा जी ने अपने कैंडिडेट को वो करना था, तो ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए, हम कांग्रेस का झंडा उठा के चले थे, किसी ऐसा तो नहीं था कि किसी गुट का अलग झंडा उठा रखा था। हम्म, कांग्रेस को ख्याल रखना चाहिए था इसका, जो भी हो रहा है अंदर। और मैं समझती हूँ कि जो भी हो, परिवार में दो बच्चे लड़े हम्म, और घर तोड़ के गिरा दे, इसके लिए माँ बाप जिम्मेवार होते हैं। ऊपर जो पिता बैठा है उसको हम्म। नजर रखनी होती है, जो भी हो। इस तरह जी जिसको टिकट हाँ, मिली, जिस हाँ। कैंडिडेट, जिस व्यक्ति को टिकट मिली, उनकी जमानत जब्त हो गई। और दूसरी बार, दूस पहले कोई और थे, उनकी भी हुई थी, अब की बार ये भी। आपका फैक्ट है, अगर आपको टिकट नहीं देती कांग्रेस तो आपकी सीट से जमानत जब्त करवा लेते हैं, फिर भी सीख नहीं रहे हैं। क्या कभी आपने उनको सामने से नहीं बोली ये बात? देखिए, सामने का टाइम या मौका ही नहीं मिला। हम्म, जब मैं नॉमिनेशन भर दिया, तो नॉमिनेशन जिस दिन अप्रूव हो गया उस दिन आपको निष्कासन की चिट्ठी आ जाती है। 6 साल के लिए आप बाहर होते हो, तो हम्म। आप क्या कहोगे उनको जाके कि मुझे सुनो, मेरी बात सुनो, और मैं आपको शिकायत करने आई हूँ। मतलब वो होता है ना, उस चीज का समय निकल चुका है। एक चीज और मानती है कि जिन लोगों ने कांग्रेस की पॉलिटिक्स में कहते हैं कि गोभी खोदी, हम्म। या जिन्होंने उनका नुकसान पहुंचाया, उन्हीं को आज पद दे दिए गए हैं, उन्हीं को पावर दे दी गई है। देखिए, मैं समझ रही हूँ जैसे टिकटें वैसे ही पद, में से मैंने कहा ना हम्म, कि देर इज, आई डोंट नो कितना कनेक्टेड है। बहुत जगहों पे ऐसा है जिनकी जमानत जब्त हुई है, उन्हें जिला अध्यक्ष बना दिया, हम्म, बजाय इसके कि सवाल पूछने के कि चुनाव में क्या हुआ। उनको कुछ समय बाद, 3 टियर मंथन के बाद, कि एक एआईसीसी, एक पीसीसी, हम्म। एक लोकल फिल्ट्रेशन सिस्टम, सर्वे, सारे के बाद उन्हीं को जिला अध्यक्ष भी बना दिया जाता है। तो वही मैं कह रही हूँ, कांग्रेस ग्राउंड पे रियलिटी में काम नहीं हो रहा। मतलब एक एक सोच है कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जब तक कोई करने वाला नहीं होगा, नहीं होगा। कांग्रेस हार का मुख्य कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मानते हैं कि वो कहा जाता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट थे, उनको था कि इतनी सीटें तो हम ले ही लेंगे, बाकी जगह देख लें, ऐसा ओवर कुछ। कॉन्फिडेंट तो उस वक्त मुझे लगता है एक एक वोटर था, एक एक हरियाणा निवासी था। पर देखिए, वोटर का ओवर कॉन्फिडेंट होना बनता है क्योंकि उन्होंने वोट देनी है, पर मैनेज तो एक पार्टी ने करना होता है कि कैसे चुनाव तो लड़ना है। हुडा जी अलोन इज नॉट पार्टी ना, आपने सही बोला, पार्टी को मैनेज करना था। हम्म। हुडा जी अलोन इज नॉट पार्टी। पर हरियाणा में लोग कांग्रेस सरकार नहीं, हुड्डा सरकार की जय बोल रहे थे। वो एक्सपेक्टेड हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की कैंपेन में एक सीएम फेस आगे करके चुनाव लड़ा जाता है, हम्म, बीजेपी में चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता है। पर बहुत से और चेहरे भी थे तो जो दावेदारी कर रहे थे कि सीएम हम होंगे हम्म, या सीएम कोई और होगा। तो मैं समझती हूँ, अगेन, देखिए, हम किसी पे भी आज कसूर डाल दे, मैं हम्म। समझती हूँ कि घर में बच्चे जो मर्जी करते रहे, माँ बाप को ख्याल रखना चाहिए और चाहिए था। अंबाला की बात कर लेते हम्म। हैं। अनिल विज जी की 3 ऐसी नाकामी जो उन्होंने इतने लंबे कार्यकाल में भी नहीं की, और जो आपको साफ दिखती है कि अंबाला वहीं के वहीं खड़ा है। अंबाला में मैं कहती हूँ, अनिल विज जी की कोई सी भी ऐसी चीज दिखा दीजिए जो इम्पोर्टेंट थी, जिसमें उन्होंने बजट लाया और जो पूरी हो गई। अंबाला की सबसे बड़ी नाकामी तो मैं समझती हूँ कि 3,000 करोड़ से ज्यादा का फंड आया है, और जिन प्रोजेक्ट्स में वो लगा है, आज तक वो प्रोजेक्ट्स पूरे ही नहीं हुए हैं। 15 साल, तीसरी टर्म होने जा रही है यहाँ पे। चाहे आप उसमें स्टेडियम देख लें, चाहे आप उसके अंदर ग्राउंड्स देख लें, आप उसके अंदर शहीदी स्मारक देख लें, आप उसके अंदर अस्पताल देख लें, आप उसके अंदर बैंक, मतलब इट्स अ लिस्ट। हम्म। और अंबाला में आज तक ड्रेनेज और सीवरेज नहीं है ठीक से चल रहा। अंबाला में आज तक सड़कें खुदी ही हुई हैं, मतलब वो उखड़ी ही रहती हैं। अंबाला एक नॉन स्टॉप टेंडर है। मैं ये तो देख रहा हूँ कि आपका 10 साल का एक वो सिर्फ गड्ढों को लेकर ही आवाज उठाए, फिर भी ठीक नहीं हो रहे। नहीं हो रहे। तो अंबाला की जनता ये देख नहीं पाती और है। अब देखिए ना, बंधा है, हम्म, बंधे का है, फ्लडिंग का है। हम्म, हाँ, 3-4 साल पहले हमारी पहली बाढ़ आई थी, हम्म। आज तक उसमें पता नहीं कितने करोड़ों रुपए आ चुका है, लेकिन आज तक ग्राउंड पे देर इज नॉट मच ऑफ अ डेवलपमेंट फिर स्टिल। चीता जी, क्या कारण है कि वो जनता उस चीज को कैच नहीं कर पाती है? आप में कमी रह जाती है, पार्टी में कमी रह जाती है, क्या कारण है कि वो जनता को दिखती नहीं है चीजें? अगर आप देखिए, सच बोल रही हैं कि आज भी चीजें नहीं हाँ, हुई नहीं हैं, नहीं, वो तो आपको चेक करना चाहिए कि हम सच बोल रहे हैं कि तो नहीं फिर बोल रहे हैं। जनता को क्यों नहीं दिखता है? देखिए, जनता को दिखता है, जनता को एक उम्मीद होती है हम्म, कि सरकार जो है, जो सरकार है, जो सरकार में होगा। हम्म, क्योंकि वो आज का एक बहुत बड़ा ट्रेंड हो गया है कि फेडरलिज्म हर लेवल पे थोड़ा कम हो गया है।
अगर आप राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो सेंट्रल और स्टेट में कम है। अगर स्टेट में देखें तो सीएम और एमएलए में कम है। एमएलए में देखें, एमएलए और दूसरे विपक्षी एमसीज में कम है। ये नहीं हो सकता कि मैं इंडिपेंडेंट एमसी हूं और दूसरी सरकार का या भाजपा का एमएलए, तो मुझे फंडिंग मिल जाएगी या मुझे उसका हो। तो ये जो फेडरलिज्म की कमी हुई है, इससे बहुत बड़ा इशू आता है। लोग इससे डरते भी हैं और बहुत बार चुनाव सिर्फ इसलिए होता है कि मैं समझती हूँ वन नेशन वन इलेक्शन हुआ नहीं, लेकिन ऊपर का देख के बहुत कुछ टोन पहले ही बदल जाती है कि लोगों को लगता है काम के लिए वोट करो। तो एक उम्मीद होती है भी जो सरकार होगी, जो सत्ता होगी। देखिए 14 में मोदी जी का था, उसके बाद 19 में भी उनकी पूरी हवा थी, 24 में बदलाव हो सकता था, बट कुछ फैक्टर्स हमें ही टिकट कट गई, जिसके अंदर हुआ। एंड बीजेपी ने बहुत डिटेलिंग में चुनाव लड़ा। तो मैं समझती हूँ कि ये रीजंस है जहां हम फंस जाते हैं। अंबाला आज हताश है, और अंबाला में अगर आप डेवलपमेंट के नाम पे देखो तो इतने का तो एक चौक बना देते हैं जितना वो 32 एमसीओ को, पूरे 32 एमसीओ को फंड नहीं दे रहे अपने वार्ड में काम कराने का। इतने का एक चौक बन जाता है अंबाला में। तो अंबाला में अगर आप देखें, आज एमसी से स्टार्ट करें, आपको दिखेगा कि बजट्स नहीं है, काम नहीं है, फंड्स नहीं है, सड़कें मतलब जमीन के अंदर से शुरू हो, आप सीवरेज से शुरू हो, ड्रेनेज पे आओ, सड़क पे आओ, लाइट पे आओ, फिर ऊपर की फैसिलिटीज, कूड़ा नहीं उठा हुआ। सो ऑल दीज इश्यूज आर स्टिल देयर। एक चीज आपको लगती है, जो मुझे लगता है कि अनिल विज एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में है हरियाणा में। अगर चित्रा सरवारा के सामने कोई और लीडर होता तो शायद कहानी कुछ और होती आज। देखिए, मे भी हो सकता है, मे भी हो सकता है। अनिल विज जी का अपना भी एक ग्राउंड बेस रहा है, वो इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़े हैं। आई एम नॉट डिनाइंग उनकी सीनियोरिटी, उनका एक्सपीरियंस, उनका एक पॉलिटिकल कद है डेफिनेटली। एंड यस, कई बार लोग कहते हैं कि भी कोई और विधानसभा होती शायद इजी होता, पर मैं समझती हूँ कि कोई और विधानसभा होती तो शायद हम इतना ना लड़ते, यू नो। तो मैं समझती हूँ कि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, अगर हमारे संघर्ष का भी ये लेवल रहा है तो वो इसलिए था कि जिस संघर्ष या जिसके खिलाफ हम लड़ रहे थे उससे हमारा भी वो निर्धारित होता है। कांग्रेस अगर टिकट देती 2024 में तो लगता है कहानी कुछ बदल सकती थी। 100% बदल जाती है, 100% बदल जाती है। और मैं समझती हूँ कि अगर मेरा टिकट ठीक दिया गया होता, इसका मतलब जो एक कलेक्टिव सोच चल रही थी वो ठीक चल रही थी, वो सिर्फ मेरी नहीं, वो 50 सीटें और भी ठीक करती। लेकिन जब एक चीज खराब होती है ना जी, वो कहाँ तक खराब हो जाती है, कई बार हाथ में नहीं आता। चित्रा जी, एक और कांग्रेस में एक और हुआ है कि जिसको टिकट मिली और जो बाकी टिकट मांग रहे थे वो उसको हरियाणा में लग जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है, और इसमें मैं समझती हूँ संगठन का ना होना, जवाबदेही का ना होना, इसका बहुत बड़ा किस संगठन की बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं कि संगठन में भी उन लोगों को पदाधिकारी बना अब दिया बनाने लगे के खिलाफ थे। अब बनाने लगे हैं ना। नहीं, कांग्रेस के खिलाफ नहीं थे, कांग्रेस के लिए लड़ते हैं चुनाव या नहीं लड़ते हैं, पर हार जाते हैं, जमानत जब्त हो जाती है। और कई ऐसे भी जो कभी लड़े ही नहीं, वो भी ऐसा होता है। कई ऐसे भी है जो अपने कैंडिडेट्स को भी हरा देते हैं। वो भी है, वो भी है, वो भी 100% है। वो मानसिकता भी बहुत ज्यादा है। मैं देखिए, पावर करप्ट्स, कांग्रेस ने बहुत साल सत्ता के देखे, बहुत साल। अभी तो मेरे ख्याल से 15 साल पहली बार सत्ता से बाहर होना हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए एक स्तब्ध कर देने वाली बात है। कभी ऐसा हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ। देखिए, 5 साल का साइकिल होता था, 5 साल ये आएंगे, 5 साल वो जाएंगे, 5 साल या 10 साल मैक्सिमम जो रहा है, 2 प्लान 10 साल हुड्डा जी ने पहली बार लिमिट 10 साल की बढ़ाई थी। बीजेपी ने 10 टच कर लिए, 15 ले गई। तो समझिए, जिसका बच्चा 15 साल का था 2014 में, आज उसका बच्चा 30 साल का हो चुका है। उस कांग्रेस कार्यकर्ता ने और उसके बच्चे ने प्राइम डेज में अपनी सरकार, अपना इन्फ्लुएंस देखा ही नहीं। कभी ऐसा महसूस हुआ कि बहुत हो गया, पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए? आप पॉलिटिक्स छोड़ सकते हो, आप पीपल नहीं छोड़ सकते हो। जैसे कहते हैं ना, रिश्ते नहीं छोड़ सकते हो। अब ये लगता है कि जब मेरे सर पे धूप थी, छांव नहीं थी, जब वो मेरे साथ खड़े थे, तो क्या आज मैं क्या करूं? उठा के चली जाऊं? मतलब आज छुट्टी मनाने चल देते हैं, चलो जी, अब कुछ दिन गुड़गांव रहते हैं, कुछ दिन ट्रैवल करते हैं, कुछ दिन कुछ और करते हैं। आज वो लोग तो संघर्ष कर रहे हैं ना। और ये हार मैं समझती हूँ जितनी भारी एक कार्यकर्ता पे पड़ी है, नेता पे नहीं पड़ी है। नेताओं की कवरेज, फुटेज, सोशल मीडिया प्रेजेंस, विपक्ष से उनका रिश्ता, उनके फोन कॉल पे काम चल रहे हैं। जो आम कार्यकर्ता घर पे था, गली में था, दुकानदार था, पड़ोस में ताने,
कमेंट्स, लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पे उसके उसके घर के जो सामने रैंप तोड़ दिए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा नुकसान ना वो लोग उठा रहे हैं। और आज अगर आप छोड़ के चले जाओगे, लड़ाई तो लड़वा ली उनके साथ, अब उनकी लड़ाई आई तो तुम घर। कारण है आपकी इन्हीं आइडियोलॉजी का हो या आपकी बातें कहें, शायद अम्बाला की जनता इसीलिए आपको अम्बाला की बेटी अपना नेता मानते हैं, क्योंकि आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ती है। आई होप सो। मैं कह तो रही हूँ ना, उनका एहसान मेरे पे बहुत भारी है। और बहुत से नेता होते हैं चुनावी उसमें आते हैं, उन्हें पता होता है कि अभी 3 साल कुछ नहीं होना, 3 साल गायब रहो। मैंने एग्जैक्टली 1.5 साल पहले एक्टिव हो जाना है, मैंने आते ही ये करना है, मैंने आते ही वो करना है, अच्छा ये कर रहा है, मैं इसको तो मैं इतने में कवर कर लूंगा। वो नेता भी होते हैं। और आम जनता आज देखेगी, मतलब ऐसा है कि एक विधानसभा में 50 एमएलए टिकट के दावेदार थे, वहां से चेयरमैन या मेयर कोई लड़ना नहीं चाहता। वहां पे 50 वार्ड नहीं होंगे, कहाँ गए वो एमएलए के दावेदार? एक एक वार्ड लेके, एक एक वार्ड की फंडिंग करके अपना चुनाव लड़ने को तैयार थे, वही जितवा देते ना। और दूसरी तरफ आप देखोगे कि भाजपा में पता नहीं कहाँ दिल्ली का मंत्री आके भाजपा की सड़कों में, मतलब मैंने तो सॉरी देखा है कि वो झंडे लगा रहा है बंगाल के अंदर। तो ये सीजनल एक्टिविटी नहीं चलती। इफ यू आर डूइंग समथिंग, मैं हमेशा कहती हूँ कि खेत पसंद है, खेती पसंद है तो किसान बनो। किसान खेत में जाना बंद कर देगा तो खेती मर जाएगी, है ना? अगर पॉलिटिक्स पसंद है तो फिर अगर लोग पसंद हैं, इंसान पसंद है, समर्पित फील करते हो तो पॉलिटिक्स में आओ, वरना वो खेती भी आपकी मर जाती है। मतलब बहुत से लोग ये सोचते हैं खेती तो इसने खड़ी कर ली, काट मैं लेता हूँ, वो भी नहीं होता है, यू नो। किस्मत का भी रोल मानती है। 100% होता होगा। मैं तो कहती हूँ हमें बस थोड़े रब मनाने हैं, भगवान मान जाए हमारे। लोग मान गए। लोग सॉरी। कोई एक ऐसी चीज जो आपके बारे में लोग गलत एजम्पशन करते हो कि, और जबकि आप ऐसे रियल में नहीं हो, कोई ऐसी चीज? वो तो आप बताओगे। पर कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार कुछ सुनने को मिलता है, क्योंकि क्रिटिक्स बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, पत्रकार को बहुत कुछ हाँ, बोलते मैंने हैं। किसी से सुना, हाँ। उन्होंने कहा ये तो ना बड़ी मगरूर है, बड़ी अलूफ है। तो मैं किसी कैसा लगा? मैं कहा मैं अलूफ हूँ? मैंने कहा हम तो सारा दिन लोगों में बैठे होते हैं। बट आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, मतलब दिस वाज अ बिट ऑफ अ सरप्राइज। मुझे कोई मिले आके, उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मेरा कोई कहीं स्पीच सुनी, तो उनका कॉल आया, उन्होंने कहा मैंने तुम्हारी स्पीच सुनी थी, मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा प्लीज कम। वो आए, हमारी गपशप, चाय, बड़ी अच्छी वार्तालाप। उन्होंने मुझे जाते हुए बोला, यू नो इट्स सो सरप्राइजिंग, कहते तुम्हारे बारे में मैंने फीडबैक सुना था कि बड़ी अलूफ है, ऐसी है। तो मेरे को लगा, मैंने कहा ये पॉलिटिशियन और अलूफ कैसे हो सकता है? हमारा तो हर किसी के आगे हाथ जुड़ा होता है। मैंने कहा कोई कुछ शिकायत भी कर रहा हो तो भी मैं हाथ जोड़ के ही कहेंगे नहीं भैया कर लेंगे। हाँ कर लेंगे। मन है 2029 में चुनाव लड़ने का? देखिए अगेन मैंने कहा एक चीज इकट्ठी होती है, यू नो, एक हालात से बनते हैं। बट यस, अभी मैं समझती हूँ बहुत सारा काम बाकी है। मैं सोचती हूँ कि अगर अम्बाला की जिम्मेवारी मिले तो हम अलग क्या करेंगे, वो तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो माइंड में। और एक बार मौका मिले, मैं भगवान से कहती हूँ, तो फिर क्षमता भी देना, एक बार कुछ बदल के तो दिखाएं। मतलब अम्बाला एक था जैसा था, अब उधड़ा हुआ उखड़ा हुआ बेचारा, मतलब बसा हुआ नहीं है अम्बाला। कुछ मौका मिले, कुछ करके दिखाएं, डेफिनेटली। चलिए, आप इमेजिन करते हैं कि आपको पावर मिल गई, सबसे पहले क्या 3 काम होंगे अम्बाला के लिए? हाँ, और 1 पॉइंट है कि ये करना है, ये करना है, सबसे ये पहले सफाई, मैं समझती हूँ। पर मोदी जी तो कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन में हम टॉप पर चल रहे हैं, ये कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं, पर अम्बाला की सड़कें नहीं कह रही। अगर आप जाओगे तो आपको कोने कोने पे, गली गली में आपको ऐसा कमाल मिलेगा, आप हैरान रह जाओगे। तो सबसे पहले सफाई का काम करवाएंगे। यस, सफाई होना चाहिए। फिर उसके बाद मैं समझती हूँ हमारे सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स रिव्यू एंड फिनिश। और मैं समझती हूँ प्रायोरिटी अम्बाला की, जिससे अम्बाला को एक खतरा है, वो है बाढ़। बाढ़ के ऊपर बहुत तगड़ा काम होना चाहिए। उस पर काम नहीं हो रहा है। उस पर काम उस तरह से नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए। देखिए टुकड़ों टुकड़ों में फंड आ रहा है, कहाँ पे आया कहाँ पे लगा। आप अगर जाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं कि यहाँ प्लानिंग से खुद रहा, यहाँ से ये सब हो गया या ऐसे कर लिया। हर बार 4 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 3-4 साल, वही बाढ़ आती है, वही पानी बांध तोड़ के निकलता है, वही पंप चलने बंद हो जाते हैं, वही फ्लडिंग हो जाती है, वही निकासी नहीं हो रही होती है, वही लोग धर्मशालाएं, वॉर रूम बनता है जब बाढ़ सर के ऊपर खड़ी होती है। भी वॉर रूम आज बनना चाहिए। हमें पता है वी आर 1.5-2 महीना अवे फ्रॉम द रेन्स, आज वॉर रूम बन जाए,
आज प्रशासन यहाँ पे सारे के सारे सब स्टेक होल्डर्स को बुला ले, लोगों से आप आइडियाज मांगो कि क्या इसके अंदर करा जा सकता है, वॉर फुटिंग पे अपना प्रोजेक्ट्स बनाओ। इसके अंदर दो चीज है, पानी अंदर मत आने दो और जो पानी आया उसे बाहर निकाल दो जल्द से जल्द। अंबाला कैन डू। एंड तीसरा जो बहुत जरूरी लगता है बहुत आपको। जरूरी है, अंबाला के अंदर रोजगार, अंबाला की इंडस्ट्री और अंबाला की मार्केट्स को डेवलप करना। हम लकी थे कि हम एक छोटा सा शहर है, पर हम एक इंडस्ट्रियल शहर है। हमारे यहाँ पे साइंटिफिक की मार्केट है, हमारे यहाँ पे मिक्सी का इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ पे फार्मा का बहुत बड़ा काम है। तो इनको अगर डेवलप करें, हम तो नौकरियां दे रहे हैं पर इनको सहूलियत मिले। हमारे यहाँ पे माइक्रो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, उसको किस तरह से बेटर करा जा सकता है। स्पोर्ट्स में अंबाला बहुत अच्छा था, अनफॉर्चुनेटली एक भी स्पोर्ट्स का ग्राउंड नहीं रहा है वहां पे। पहले फुटबॉल स्टेडियम होता था क्योंकि मोहन बागान को हराया था अंबाला ने, स्टेडियम फुटबॉल का था पर सब होता था। वहां जिम्नास्टिक्स थी, वहां स्विमिंग था, वहां पे वॉलीबॉल थी, वहां बास्केटबॉल थी, एथलेटिक्स थी। अब सब बंद पड़ा है और उस स्टेडियम पे कोई मेरे ख्याल से 200 करोड़ में कुछ शुरू हुआ था, 600 करोड़ से ऊपर खर्च हो चुका है, वो बंजर पड़ा है। ऐसा लगता है जैसे कोई बेचारा मरीज है, उसकी पट्टियां भी उधड़ के हवा में लटक रही हैं। उस पे एक सर्वे हुआ था, आईआईटी मद्रास ने आके उसका एक्सरे करके बताया कि इस बिल्डिंग में 60% लोहा लगा ही नहीं है पहले टेंडर का। तो जब वो कहते हैं हम यहाँ पे दर्शक भरेंगे, हम चिट्ठी लिख देते प्रशासन को कि आप लिखित में बताइए कौन जिम्मेवारी ले रहा है। अगर ये सर पे गिर गया किसी का स्केलेटन पूरा का पूरा, ग्रीन रूम में अंदर लोग हों, ऊपर से स्टैंड्स गिर जाए, तो दे डोंट हैव एन आंसर। ये है अंबाला का डेवलपमेंट। और हम कहते हैं अनिल विज जी जाते हैं दुनिया जहान की सड़कें खंगाल रहे हैं, फाइलें खंगाल रहे हैं, आप जाके ग्रीवियंस कमेटी में कहीं कुछ कुछ कर रहे हो। अंबाला की ग्रीवियंसेस में भी तो देख लो ना, वेयर आर दीज ग्रीवियंसेस। क्या आप मानती हैं कि सिर्फ वो एक सोशल मीडिया स्टार बनकर रह गए हैं, ग्राउंड पर कुछ नहीं? देखिए वो सेंसेशनल बहुत है, न्यूज बहुत आजकल कम करते हैं, आजकल सेंसेशनलिज्म बहुत बंद है उनका, और वो बहुत कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन अपनी विधानसभा में क्यों नहीं करा, ये हैरानगी की बात है। उनकी विधानसभा में उनके नीचे हर प्रोजेक्ट 3 गुना टाइम और 3 गुना बजट में चला गया और उनको भनक भी नहीं है तो वो कि यहाँ शायद भ्रष्टाचार हो रहा है। वो कहावत तो सुनी होगी कि दिए तले अंधेरा। मैं तो कहती हूँ जितना बड़ा दिया उतना बड़ा अंधेरा। तो ये अंधेरे की जवाबदेही तो उन्हें किसी ना किसी दिन देनी पड़ेगी। आज एक बड़ा वायरल बयान हो रहा है उनका, आपने पढ़ा भी होगा कि उनके भाई ने हनुमान जी का खालसा, हनुमान जी की फतेह, ऐसा कोई बयान दिया हाँ, है। बहुत 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 निंदनीय बयान है और मैं समझती हूँ सिख आस्था, सिख धर्म के खिलाफ बहुत आहत करने वाला है। और कमाल की बात है जब भाजपा पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, उनके बड़े परिवार से जुड़े लोग इस तरह की स्टेटमेंट्स यहाँ पर दे रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि ये चीज उन पे बहुत भारी पड़ेगी आने वाले टाइम पे। और ये तो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, देखिए हनुमान जी सबके बड़े हैं, सबके प्रिय है, सबके हमारे वंदनीय हैं, है ना जी। लेकिन एक धर्म का इस तरह से अपमान करना मैं समझती हूँ ठीक नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी का दिया हुआ नारा था, इसके साथ उन्होंने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। वैसे तो कल कल कहने की बात छोटी बुरी ना लगे किसी को, कल तो फिर मतलब ये कहेंगे घर का खालसा कर देंगे अपना, है ना जी, घर की फतेह कर लेंगे अपनी। तो ये बहुत इनका निंदनीय था। मैं समझती हूँ उनको माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने, जो मैंने सुना है कि ये ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया है, उन्हें डिलीट नहीं करना चाहिए, उन्हें पूरे सिख समुदाय से माफी मांगनी चाहिए इस बात की। चित्रा जी, पंजाब चुनाव की बात करी आपने, कहा जा रहा था कि हरियाणा चुनाव की वजह से दिल्ली चुनाव जीते, दिल्ली चुनाव की वजह से बंगाल जीत लाए, और अब बंगाल की वजह से भाजपा पंजाब जीत सकती है। आप मानती हैं? नहीं, मैं समझती हूँ कि इसने ऐसा कुछ नहीं है। एक फ्लो तो बन ही जाता है जीत का, फ्लो बन जाता है, बट आप ऐसी स्टेट्स की बात कर रहे हो जो डेमोग्राफिक, कल्चर, भाषा और टेम्परामेंट, एक खालसा पंजाब है जी, वॉरियर क्लैन, एक पढ़ा लिखा बंगाल है, विच इज विद अ वेरी डिफरेंट टेम्परामेंट। पर मैं समझती हूँ कि इसने एक बार कि भाजपा ग्राउंड के हिसाब से गेम खेलती है, अपने आप को, अपनी कैंपेन को कस्टमाइज करती है, गलतियों को, कैंपेन्स को इवॉल्व करती है, चेंज करती है। तो यस, देखना सबकी नजरें हैं कि भाजपा पंजाब को कैसे एड्रेस करती है। अब की बार अगर आप देखें, शहीदी दहाड़ों का जो महीना था हमारा, कितने जोर शोर से मनाया गया। दिल्ली में 84 के दंगों के जो विक्टिम्स हैं उनको नौकरियां दी जा रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि मेहनत वो कर रहे हैं, हर चीज वो लगाएंगे। बाकी लोगों पे, टेम्परामेंट पे, ग्राउंड कनेक्ट पे, उनकी इस बात को लेके घर घर कौन जा रहा है इस बात पे सारा का सारा डिपेंड करता है, बट ये कनेक्टेड नहीं है।
पर मैं ये जरूर सोचती हूँ कि ये डिसबैलेंस्ड ना हो जाए। हम्म, आप कहाँ जाओगे जब आपके पास सब कुछ है, जब शिखर पे आ जाते फिर उसके आगे कहाँ है। हम्म, और सृष्टि में बैलेंस बहुत जरूरी है। दिन को रात चाहिए, नॉर्थ पोल को साउथ पोल, प्लस को माइनस, ऐसे ही पक्ष को विपक्ष जरूर चाहिए होता है। अगर पक्ष विपक्ष को पूरी तरह से खत्म कर देगा, वो एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, ये पक्ष पे भी भारी पड़ जाएगी। हम्म, तो मतलब मैं तो ये भी सोच रही थी कि बीजेपी को हर जगह जीतना वैसे ही हमारे देश की पॉलिटिकल वैरायटी और रिप्रेजेंटेशन के लिए वो नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि कहाँ जाएगी कहानी जब सब कुछ ही एक हो जाएगा। लगता है चित्रा जी कि हरियाणा में अफसरशाही बहुत हैवी हो चुकी है। देखिए, इल्जामात हैं, हम्म, है ना जी। और अगर आप प्रोजेक्ट्स और वर्किंग में अंबाला की देख के बताऊं, हम्म, तो पैसे लाने का क्लेम मंत्री जी लेते हैं, काम करने का जिम्मा अफसरों पे फोड़ा जा रहा है। तो अगर सब कुछ हो रहा है और मंत्री जी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो लाजमी है कि फिर अफसर ही कुछ इसमें कर रहे होंगे। तो ये गलत है या सही है? देखिए, मैं समझती हूँ बैलेंस होना चाहिए हर चीज के अंदर। हम्म, अफसर का काम है काम करना। नेता आई एम श्योर कई बार अपनी रिकमेंडेशन में बायस्ड हो सकता है, लेकिन अफसर को कल चुनाव नहीं लड़ना, कोई जवाबदेही नहीं देनी, कई हम्म, बार उससे भी आदमी अंदर एक अलग तरह की बेरुखी, एक तरह से आप कहें कि इंडिपेंडेंस आ जाती है, जो पब्लिक के प्रति अच्छी बात नहीं है। हम्म, अफसर को पब्लिक के प्रति संवेदनशील रखने के लिए नेता आता है बीच में। हर पॉलिसी को पब्लिक की तरफ संवेदनशील रखने के लिए नेता आता है। तो मैं समझती हूँ बैलेंस्ड होना चाहिए। किसी भी एक तरफ जब अति में बात जाएगी, ज्यादा अफसरशाही हैवी होएगी, तब भी फेयर ग्राउंड पे काम नहीं रहेगा। और जब नेता ज्यादा हैवी हो जाएंगे, तब भी आम जनता पिसने लग जाती है कई बार उन सिचुएशंस के अंदर। तो ये नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, बहुत ट्रेंडिंग वायरल बयान हो रहा है, अक्सर हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री के बयान अक्सर वायरल होते हैं, पर इस बार कुछ ज्यादा हो रहा है कि 1 साल के लिए सोना मत खरीदिए, टूर कैंसिल कर दीजिए, पेट्रोल गाड़ियां कम यूज कीजिए। इसके पीछे की क्या मंशा है आपके अकॉर्डिंग? एक तो ये शायद पहले भी हुआ है। डेफिनेटली ये किसी आर्थिक मंदी और आर्थिक, हम कहेंगे मुश्किल का एक इशारा है। एक सिचुएशन पूरी दुनिया में बनी हुई है। एक कुछ हमारी सिचुएशन हिंदुस्तान की जो है, जो हमारी डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ हो रही है, अमीर अमीर गरीब गरीब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे ये बात ज्यादा और मुश्किल पैदा करने वाली स्थिति में जा रही है। मोदी जी ने अगर कहा है कि घर की चीजें, हिंदुस्तान की चीजें खरीदें, मैं वो तो लॉजिकली सबको है कि वो इकोनॉमी, हिंदुस्तानी इकोनॉमी को बोल्स्टर करेगा। पर जो ये अभी इस तरह से कह रहे हैं, और ये एकदम से चुनाव के बाद कहना, हम्म, जब तक चुनाव नहीं हुए थे तब तक कुछ भी नहीं कहा गया। तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं इस सिचुएशन के अंदर पॉलिटिकल सूझबूझ, सिर्फ आर्थिक सूझबूझ के अलावा एक पॉलिटिकल प्लस माइनस देखते हुए जिस सिचुएशन पे उन्होंने देश को खड़ा किया है, आज इस मुश्किल के अंदर सरकार भी जवाबदेह है। और और सिर्फ लोगों पे इसका जिम्मा डाल देना ये भी ठीक नहीं है। सरकार को शुड लीड बाय एग्जाम्पल, पहले खुद भी दिखाना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि कुछ एंटोराजेस नेताओं के कम हुए हैं, पर जिस दिन हुआ उसी दिन जाके एक बहुत बड़ी रैली कर देना, बड़े बड़े कार्यक्रम करना। अगर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो रैली फ्रॉम होम भी हुए। अब देखते हैं पंजाब कैंपेन कैसा चलेगा। जो ये मुश्किल है, ये इंटरराष्ट्रीय फैक्टर्स इसके अंदर हैं, और बहुत सी हमारी राष्ट्रीय नीतियां भी हैं जो पैसे को बराबर तरह से हर किसी तक पहुंचने से रोक रही हैं। एक पुरानी बात है, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि क्या नोटबंदी से देश को फायदा हुआ या नुकसान? देखिए, नोटबंदी से देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। वो कैसे? आरबीआई की अपनी स्टेटमेंट थी कि 99.9% ब्लैक मनी वाज बैक इन सर्कुलेशन। उतना पैसा अकाउंटेड था और वापस सर्कुलेशन में आ चुका था। नोटबंदी से जो झटका लगा, जो हमारा जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज थे उसके अंदर, वो सारे के सारे मिट गए। और जो इन्होंने कहा 1,000 के नोट से ज्यादा करप्शन होता है, तो 2,000 के नोट से क्या कम करप्शन होता है? ये भी बात थोड़ी सी समझ से परे है। और हिंदुस्तान सरवाइव करता है थोड़ा सा कैश के ऊपर। आपने उस टाइम सब कुछ बंद कर दिया, छोटे काम करने वाले, छोटे छोटे पेमेंट्स, छोटे छोटे जिनके वो थे, सब किसी को खाते से जोड़ दिया, खाते को स्कीमों से जोड़ दिया, पैसा निकल तो जाता है, आता नहीं है इसके अंदर। तो मैं समझती हूँ कि नोटबंदी एक बहुत बड़ा हमारी आर्थिक झटका था, विच वॉज नॉट रियली नीडेड। और उसने बहुत बड़ा धक्का दिया उस इकोनॉमी को। मतलब आई डोंट थिंक इंडिया कभी पूरी तरह से रिकवर हुआ था उससे। हम्म, महिला आरक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। हम्म। पार्टियां दोनों चाहती हैं, सच में चाहती हैं या दिखावा करती हैं?
देखिए, मैं वही सोच रही हूँ कि सच में चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं। हाँ। कोई पिछले 30 सालों में एक हेडलाइन थी अखबार की, मैं पहले भी ये बात बोली है, हम्म। कोई 6 से 7 बार ये प्रस्ताव सदन में आया है। हम्म। और मैं समझती हूँ इस दौरान हर अलग अलग पार्टी ने इसे प्रस्तावित किया और दूसरी पार्टी पावर में होगी। तो प्रस्ताव करने वाले जब पावर में आते हैं तब वो नहीं पारित कर रहे होते हैं, जो पावर में होते हैं तब नहीं करते, पर जब वो विपक्ष में जाते हैं तो ये प्रस्तावित करने वाले बन जाते हैं। तो मैं समझती हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि महिला आरक्षण मुद्दा सबका है, मंशा किसकी है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन मैं समझती हूँ कि 50% ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की आधी आबादी आज इसके ऊपर पूरी नजर बनाए बैठे हैं। और ये देर हो सकती है, इसमें इस फैसले में अंधेर नहीं होगी। आपको लगता है, आप चाहती हैं कि होना चाहिए? 100% होना चाहिए, 100% होना चाहिए। समझती हूँ कि 33% जब आप कर देते हो, हम्म। अगर एक तो ये बात लागू हो गई तो अभी देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई देश होगा जिसका 33% हर इलेक्टेड बॉडी हम्म। महिला ऑक्यूपाइड होगा। हम्म। ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो एक तो बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ, दुनिया के लिए कीर्तिमान हिंदुस्तान स्थापित करेगा। और महिलाओं से फर्क पड़ जाता है, और चाहे इस पार्टी की उस पार्टी को, महिला तो आएगी ना आगे। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जब महिलाएं घर संभाल सकती हैं तो वो देश भी संभाल सकती हैं। आपका संबंध कांग्रेस से रहा है, बैकग्राउंड जो है आपका। या राहुल गांधी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला आरक्षण की बात तो करते हैं, लेकिन जब टिकट बांटने की बात आती है, जब जिला अध्यक्ष बनाने की बात आती है, तब उनको 33% याद नहीं आता। इस पर क्या वो है? मैंने इसकी भी कोई पढ़ी थी कि हरियाणा के सभी जिला अध्यक्ष, मेरे ख्याल से 22 थे उस वक्त, जी। 22 में से एक ही महिला थी। अगर आप संगठन देखें हम्म। तो संगठन में भी महिला रिप्रेजेंटेशन बराबर नहीं नहीं है। होता है। हम्म। और ये नीचे से ऊपर तक देखते चले गए। हम्म। और मैं समझती हूँ कि खाली राहुल गांधी जी का ना कहें, किसी भी नेता का कहें, ये किसी भी पार्टी का देखना। पर चलिए, हाँ, पार्टी हाँ, देख हाँ, लेंगे सबको, लेकिन एक व्यक्ति बार बार बात कर रहे हैं और खुद उस पर लागू नहीं कर रहे, तो शायद ये बहुत बड़ी हाँ, कमी है। मैं समझती हूँ सबसे पहले अगर हम्म। आप करना चाहते हो तो हम्म। पार्टी और संगठन तो आपके हाथ में है ना। 33% पद उसमें कर दीजिए। हम्म। लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्टीज ये कहेंगे जी हमारा इंडिपेंडेंट महिला विंग है एक, हमने तो पूरा 100% महिला विंग खड़ा कर रखा है। हम्म। पर उस विंग को किस मंच पर जगह मिलती है? हम्म। आप, मैं दावे से, हम, मुझे याद है 2019 के अंदर राष्ट्रीय महिला कांग्रेस में कई स्टार महिला कार्यकर्ता थी जो अपनी स्टेट्स में प्रूवन लीडर्स थी, ऊपर हम्म। आई थी। उसमें से कितनों को टिकट मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनों को टिकट दिलवा पाई। तो ये आंकड़ा भी शॉकिंग होगा। उसमें से भी बहुत ज्यादा नाम और नंबर शायद निकल कर नहीं आएंगे। और स्टेट्स में देखा जाए, बट अगेन इसे किसी एक पार्टी पे कटाक्ष बना दिया जाए, मैं कहूंगी इसके लिए हर पार्टी को अपना गलेबान एक बार झांकना पड़ेगा। आपको लगता है, जैसे मैंने पूछा भी था कि आपसे भी पूछा था और जनरल पूछ लेते हैं, क्या सच में पॉलिटिक्स में महिलाओं को कम आंका जाता है? मे बी दिस मैं इज द रीजन। नहीं, कम नहीं आंका जाता। हम्म। इट्स लाइक पावर। पिता अपनी सीट कई बार बेटे को नहीं देना चाहता, कोई महिलाओं को खाली करके देगा। मैं हम्म। समझती हूँ कि पॉलिटिक्स बड़ी हार्ड फील्ड है, बहुत टफ फील्ड है, कंपेटिटिव थी। उसमें नेचुरली मेन आगे आ रहे थे बिकॉज ऑफ व्हाट इट टेक्स। ऐसा नहीं है कि ये कोई नीट का या जेई का एग्जाम है कि सब अपने बेंच पे बैठे हैं, कोई भी रिटन एग्जाम दे दे। ये एग्जाम बड़ा टेढ़ा होता है, इस पे सड़क में उतरना पड़ता है, इसमें फाइनेंसेस लगते हैं, दिन रात लगते हैं। और उसके लिए बहुत हद तक पुरुष नेचुरली फिट थे, क्योंकि घर परिवार महिलाएं संभालती थी। अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि महिलाएं आएंगी, पर उनको भी एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। ये प्रैक्टिकल है, मतलब हम किसी चीज को हवाई बात ना करें। महिलाएं अच्छा जॉब कर सकती है, उस जॉब तक पहुंचाने के लिए उन्हें थोड़ी मदद चाहिए होती है। तब भी उसमें पति, पिता, भाई, इनकी हमारे को सबको मदद चाहिए होती है। तो मैं नहीं समझती कोई उन्हें कम आंकते हैं। इट इज जस्ट लाइक आर्म्ड फोर्सेस में पहले आदमी थे, धीरे धीरे औरतें आ रही हैं। पॉलिटिक्स में भी नेचुरल, इट्स अ कॉम्बैट फील्ड। पॉलिटिक्स कोई आराम का इजी वो दफ्तर नहीं है, टास्क नहीं जी। ये लड़ाई का मैदान है। हम्म। इसमें पुरुष थे, इसमें महिलाएं आ जाएंगी। और मैं समझती हूँ कि अब जब आती हैं हम्म। तो टीम मेंबर्स भी तो स्वीकारते हैं। मुझे याद है बूथ स्तर पर एक महिला कार्यकर्ता हो तो पूरी टीम उसको बुलाएंगी भी, बिठाएंगी भी, जगह भी देगी। और मैं समझती हूँ कि बड़े बड़े नेताओं की 33% आरक्षण भी बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर एक आंकड़ा अगर आप देखो कि हरियाणा में अगर मान लो 100 सीटें हो विधानसभा, हम्म। तो 33 महिलाओं की तो लड़ाई है। हम्म। हरियाणा में कितने करोड़ों लोग रहते हैं, 2 करोड़ से ऊपर है मेरे ख्याल से जी, हरियाणा। 2-2.5 करोड़। उसमें से 33 महिलाओं की लड़ाई थोड़ा लड़ रहे हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट असल में 50% हो चुका है। 100% का हो तो वो है, जो जो औरत वोट करती है वो पॉलिटिकली एम्पावर्ड है। 33 एमएलए बन जाएंगी, ओके।
3 MP बन जाएंगी, ओके। ये लड़ाई महिला आरक्षण और सारा कुछ उससे बड़ा होना चाहिए, यू नो, आई जस्ट बिलीव। और मैं समझती हूँ वोट, ये लड़ाई ऑलरेडी जीत चुकी है, वोट ऑलरेडी दे चुकी है उन सारों को। चलिए, आपके समय के लिए धन्यवाद, और धन्यवाद ज़्यादा इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी तबीयत बहुत ठीक उस पर नहीं चल रही थी, पर फिर भी आप यहाँ आई हैं, सफ़र कर कर आई हैं, अच्छे से बात कर रही हैं, और मुझे दिख भी रहा है कैमरे पर। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और आपके इसी हिम्मत जुनून को शायद हम पसंद करते हैं, अम्बाला की जनता पसंद करती है। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स थैंक अ यू। लॉट।